हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। और आज की साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। इसके लास्ट पार्ट पर हम आज पहुंच चुके हैं। अपनी पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि अगली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में दिए होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपके अभ्यास के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर लेंगे। मोस्टली जो आपके अभ्यास में न्यूमेरिकल्स होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, उनको करते वक्त आपको प्रॉब्लम आती है, तो उनको हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, उनको हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर में हमने थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़ा टफ होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको हम ज्यादा से ज्यादा आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो कार्य तथा ऊर्जा के चैप्टर को अगर एक बार क्विक रिवाइज करें, तो हमने इसमें देखा, कार्य को समझा कि कैसे साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो कार्य है और जो हमारे डेली लाइफ में दैनिक जीवन में जो कार्य है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमने देखा ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं। हमने स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को समझा, उनको पढ़ा, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करे। हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा जो रहती है कांस्टेंट रहती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को, विज्ञान के नियम को हमने सीखा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के इस नियम के बाद हम अपने चैप्टर में लास्ट पार्ट की साइड बढ़े थे, और वहां पर हमने देखा था शक्ति, जो हमारे घरों में ऊर्जा का जो उपयोग होता है, उसका व्यावसायिक रूप हमने देखा था। यूनिट्स की हमने इसमें बात करी थी, किलोवाट घंटा की हमने इसमें बात करी थी। तो आज की क्लास में ये सारी चीज जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है, वो सारा कुछ यूज होने वाला है। सारे जो बातें आपने पढ़ी वो रिवाइज आपको करनी होगी, वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे चैप्टर से आज की क्लास में होंगे। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, और सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम अपनी अगली क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर सके। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 9th के जो चैप्टर हमारा चल रहा था 11, उसकी एक्सरसाइज के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, अभ्यास प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। एक बैटरी जो है, बल्ब जल रहा है, बैटरी से हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहे हैं उनका वर्णन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए, बैटरी जो होती है स्टूडेंट्स, बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं, बैटरी जब चार्ज रहती है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को सर्किट में लगाते हैं, ठीक है, इसमें बल्ब कनेक्ट करते हैं, और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो अब हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा। जब बल्ब जलने लगता है तो फिर ये विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है दो पार्ट्स में। एक तो प्रकाश ऊर्जा होती है, लाइट आपको मिलती है ना, और इसके अलावा हमको उष्ण ताप ऊर्जा भी मिलती है, हीट, थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, तो ताप ऊर्जा क्यों मिली? प्रकाश ऊर्जा तो बल्ब को, प्रकाश लाइट में उसने दी हमें, तो प्रकाश ऊर्जा वहां से मिली। ताप ऊर्जा जो होगी, बल्ब के जो फिलामेंट होगा, ठीक है, जो पदार्थ होगा, उसका तापमान जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हमको ताप ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में इतने सारे ऊर्जा परिवर्तन हमको देखने को मिले। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन,
20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जो जो डिटेल्स हमें दी हुई हैं पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें हमें दिया हुआ है 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू हमको 20 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस पर कोई बल जो लगता है वो इसके वेग को कन्वर्ट कर देता है 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो पहले स्टार्टिंग में जो वेग रहता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड रहता है, और बाद में जो वेग रहता है, सॉरी, स्टार्टिंग में जो वेग होता है प्रारंभिक वेग को हम स्मॉल u से दर्शाते हैं। ओके, ये बात तो हमने पढ़ी है। और उसके बाद जो वेग हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकंड का हो जाता है, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन। कार्य का परिकलन स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करते हैं, किया गया कार्य हमें पता है, किया गया कार्य किस में बराबर होता है, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। हमने इस टाइप का एक न्यूमेरिकल करा है ना। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा, जो डिफरेंस होगा में परिवर्तन, उसके इक्विवेलेंट हमको पता चलेगा कितना कार्य इस बल ने किया है। तो पहले गतिज ऊर्जा फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पॉइंट पर इस जब वेग इतना है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, यहाँ पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 m, और वेग का स्क्वायर, तो यहाँ पर वेग कितना है u, तो u का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1/2 मान रख दीजिए, m का मान है 20 और u का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो मतलब u स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। हमने क्या करा, सूत्र में मान रख दिए। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से ये 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 10, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हो गया 250 जूल। ठीक है, 250 जूल। इसके बाद यहाँ पर गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे सिमिलरली, तो 1/2 m v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वेग v है क्योंकि मान रख देंगे, m का मान तो वही रहेगा 20 किलोग्राम, लेकिन v का मान यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 10, 2 का स्क्वायर होता है 4, 10 4 जा 40 जूल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अंतिम अवस्था में गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था में गतिज ऊर्जा। ओके, तो इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/2 mv स्क्वायर की जगह में क्या रखूंगा, इस पूरे की जगह में रखूंगा, इस पूरे की जगह में रखूंगा ये 40 जूल, और 1/2 mu स्क्वायर की जगह पर क्या रखूंगा 250 जूल। तो हमारे पास जो सूत्र बन जाएगा, जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 40 माइनस 250, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 210 जूल, लेकिन माइनस का, तो जो कार्य है बल द्वारा किया गया कार्य बराबर माइनस 210 जूल। अब यहाँ पर आप एक चीज समझेंगे कि ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह, मैंने आपको जब हमने बल चैप्टर की गति तथा बल वाले क्वेश्चन किए थे, वहां पर भी ऋणात्मक चिन्ह जो है, नेगेटिव साइन बार बार आ रहा था काफी टाइम्स, तो उसका कुछ मतलब होता था, है ना। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है वो ये करता है स्टूडेंट्स कि आप देखिए, पहले तो किसी वस्तु, जिस वस्तु पर ये बल लगा है, जिस वस्तु पर ये बल लगा है उसका प्रारंभिक वेग कितना है, उसका प्रारंभिक वेग देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग इसका 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब बल ने क्या काम करा है, बल ने वेग को कम करने का काम करा है। कम ही तो हुआ है, पहले 5 था फिर 2 हो गया, तो बल ने वेग को कम करने का काम किया है। इसका मतलब कि जो ऋणात्मक जो कार्य है वो विपरीत दिशा में किया, जो बल है वो विपरीत दिशा में लगा, कि बल विपरीत दिशा में लगा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, विपरीत दिशा में लगा है। ओके,
तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं फिर से। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि किसी घर में एक महीने में जो ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई हैं। कितनी यूनिट्स हुई हैं? 250 यूनिट। तो वो 250 यूनिट्स में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो यूनिट्स हैं, क्या ऊर्जा, जो 250 यूनिट ऊर्जा है, ऊर्जा इज इक्वल टू 250 यूनिट्स। ये 250 यूनिट्स जो ऊर्जा है, इसको जूल में कन्वर्ट करो, कितनी जूल होंगी? ठीक है, इसको जूल में बताइए ये कितनी जूल होंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 250 यूनिट्स का मतलब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यूनिट्स हम किसको बोलते हैं? यूनिट्स हम बोलते हैं किलोवाट घंटा को। तो मतलब 250 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है वो यूज हुई है। ठीक है, 250 किलोवाट घंटा, 250 किलोवाट आवर जो यूनिट्स हैं, जो ऊर्जा है उसकी खपत हुई है। अब जूल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर देना है और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो कन्वर्ट कीजिए। 250 तो यूनिट्स हैं, लेकिन अगर मैं किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ओके, एंड एक घंटे में कितने सेकंड? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 3600 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25 इंटू 36 and 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 zeros. Okay, 25 6 150, carry 15, 25 3 75, 75 and 15 90. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतना जूल आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, और इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं? इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज टू द पावर 8 जूल। बताया था ना, जितने जीरोस होंगे 10 की घात में उतना लिख देंगे। ठीक है, तो इतनी जूल एनर्जी हमको वहां पर 250 यूनिट्स में देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर समझ में आ गई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। सपोज ये कोई पिंड है, ठीक है, ओके, एक मिनट, इसको पहले 5 मीटर की ऊंचाई पर रखते हैं। ये कोई पिंड है, इसका जो द्रव्यमान है वो है 40 किलोग्राम। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है? 40 किलोग्राम। ये धरती है, धरती से इसकी जो ऊंचाई है दैट इज 5 मीटर। ये कितनी है? 5 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, धरती से मैंने एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया। अब क्या होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा हमको फाइंड आउट करनी है, U बराबर क्वेश्चन मार्क। तो U इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये है 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू होता है mgh, और G का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, m की जगह रखेंगे 40, क्योंकि 40 किलोग्राम है उसका द्रव्यमान।
जी की जगह रखेंगे 10 क्योंकि हमें जी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड एच की जगह रखेंगे 5 क्योंकि ऊंचाई उसकी जमीन से 5 मीटर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2000 जूल। तो यहां पर जो गतिज स्थितिज ऊर्जा है, सॉरी, वो है 2000 जूल, 2000 जूल। ओके, इस पोजीशन पर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इतना ही नहीं था, क्वेश्चन में आगे और भी था कुछ। क्वेश्चन में ये है कि यदि इस पिंड को हम मुक्त रूप से गिरने दें, यदि यहां से हम इसको छोड़ देते हैं और ये जमीन की तरफ आना स्टार्ट होता है, तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, आधे रास्ते मतलब यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधे रास्ते पर ऊंचाई हो जाएगी 2.5 मीटर, है ना। 2.5 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि आधा रास्ता बोला है, पूरा रास्ता तो 5 मीटर का है, आधा रास्ता 2.5 मीटर का होगा। 2.5 मीटर आधे रास्ते पर है, उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इस टाइम हमको क्या निकालनी है, इसकी गतिज ऊर्जा। तो अब आप समझ गए होंगे, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर। और जहां पर अब हम एक नियम का यूज करेंगे, जो नियम आपने पढ़ा था, वो नियम है, कौन सा नियम है स्टूडेंट्स, वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ये यात्रा जो हो रही है इस पिंड की, इसके किसी भी बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर जो स्थितिज इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा, यानी इसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो मान रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पर जो कुल ऊर्जा है वो 2000 जूल के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है, गतिज ऊर्जा तो इस पॉइंट पर 0 रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु नीचे आने लगेगी तो आधे रास्ते पर उसकी हम गतिज ऊर्जा, पहले उसकी स्थितिज ऊर्जा को फाइंड आउट करते हैं आधे रास्ते पर। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को फाइंड आउट करेंगे आधे रास्ते पर, आधे रास्ते पर, आधे रास्ते पर जो ऊंचाई होगी वो भी तो आधी हो जाएगी। तो हाइट इज इक्वल टू 5/2, मतलब 2.5 मीटर हाइट रह जाएगी। अब आप यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट कीजिए। mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, m तो वही रहेगा 40 ग्राम, 40 किलोग्राम, g का मान हमें दिया हुआ है 10, लेकिन हाइट यहाँ पर हो गई 2.5 मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000 जूल। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पर जो ऊर्जा है वो 2000 जूल है, स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो 1000 जूल है, तो ये कमी आ गई, इसमें कितने की कमी आ गई, 1000 जूल की कमी आ गई। ऊपर 2000 थी, नीचे 1000 जूल हो गई। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये जो कमी आई है ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। तो यहाँ पर 1000 जूल की जो कमी आई है वो 1000 जूल को गतिज ऊर्जा मेंटेन कर लेगी। तो 1000 और 1000 2000 हो गई। समझ में आ गई बात। तो आप लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो ई के इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 2000 जूल जो स्टार्टिंग पॉइंट पर थी और 1000 जूल जो इस पॉइंट पर है उसके अंतर के बराबर होगा। मतलब कि इस पॉइंट पर जो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी वो 1000 जूल के बराबर होगी। ये हमारा उत्तर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वॉट है। जो विद्युत हीटर की घोषित शक्ति मतलब P इज इक्वल टू 1500 वॉट। ठीक है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा यूज करेगा, T इज इक्वल टू 10 आवर्स, 10 घंटे, और ऊर्जा कितनी यूज करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हमें हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, मतलब शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और ये कार्य जो होगा ये ऊर्जा और कार्य क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। तो ऊर्जा अगर हमें निकालनी होगी, एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो P इंटू टी करना होगा, है ना, मतलब कि शक्ति गुणा समय। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है,
इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यूनिट्स जो है अगर ये किलोवाट में होता तो किलोवाट आवर ठीक रहता, वॉट में है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 3600 से, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 36000 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रेडी है, इसमें जस्ट वैल्यू पुटअप कर लीजिए 1500 वॉट इंटू 36,000 सेकेंड। तो इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 540,000 जूल। ओके, जूल में हमने फाइंड आउट कर लिया है इसे, क्योंकि वॉट और सेकंड का क्या मतलब होता है, वॉट सेकंड का मतलब होता है जूल। और इसको जब हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, 5.4। अब पॉइंट हमने यहाँ लगाया तो यहाँ के बाद कितनी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं सारी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको लिखूंगा 10 की घात 7 जूल। इतनी एनर्जी जो होगा वो विद्युत हीटर यूज करेगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। ये आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 4 युक्तियां जिनमें से प्रत्येक की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 20, 4 युक्तियां हम यूज कर रहे हैं। 4 युक्तियां जिनमें से प्रत्येक की शक्ति है 500 वॉट। एक की शक्ति 500 वॉट है, ठीक है। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो एक की शक्ति 500 वॉट है तो 4 की हो जाएगी 2000 वॉट, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। टाइम कितना है, 10 घंटे। ओके, दैट मीन्स 10 आवर्स। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में निकालना है। तो आवर में तो टाइम हमें दिया हुआ है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 किलोवाट हो जाएगा। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, तो 2000 वॉट मतलब 2 किलोवाट हो गए, ठीक है। तो जो ऊर्जा होगी, अभी अभी सूत्र बताया था, ऊर्जा इज इक्वल टू शक्ति गुणा समय। तो शक्ति कितनी है भाई, 2 किलोवाट, और समय कितना है 10। दैट मीन्स 20 किलोवाट आवर। इतनी ऊर्जा की जो है यहाँ पर खपत हो रही है। ओके, ये 4 उपकरण जो होंगे 1 घंटे में इतनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर नंबर 11 जो है इसको हमने आज वाइंड अप कर लिया है, पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, 1-2 बार और समझिए, तो आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ पाएगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको चैप्टर को और पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।